क्या आपको लगता है कि आप किसी के चेहरे को देखकर ये बता सकते हैं कि वो इंसान झूठ बोल रहा है? सच तो ये है कि ये हमेशा इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ साइंस हैं जो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, झूठ बोलने वाले सच बोलने वालों से ज्यादा आई ब्लिंक करते हैं। वो आंखों से बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर वो इंसान जो आंखें चुरा रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि आपको साइंस समझ में आने चाहिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, वो भी तब जब वो एक भी वर्ड बोल नहीं रहे हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉडी की छुपी हुई लैंग्वेज को डिकोड करें। क्या आपको पता है कि 55% तक कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है? इसका मतलब ये है कि जो मैसेज हम कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं उसके आधे से ज्यादा हिस्से को हमारी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे किया जाता है। और ये और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है कि हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोल सकती। यहाँ तक कि अगर हम अपने सच्चे इमोशंस को छुपाने की कोशिश भी कर रहे हों तो भी हमारी बॉडी हमेशा हमें एक्सपोज कर देगी। इसलिए चाहे आप किसी फर्स्ट डेट को रीड करना चाहते हो, किसी जॉब इंटरव्यू में अच्छा करना चाहते हो या किसी बिजनेस डील को नेगोशिएट करना चाहते हो, तो बॉडी लैंग्वेज को समझना आपको एक बड़ा फायदा दे सकता है। आज हम व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बुक के बारे में जानेंगे, जिसे FBI एजेंट रह चुके जियो नेवारो ने लिखा है। वीडियो के एंड तक आप एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होंगे। मैंने अपने 15 साल के कॉर्पोरेट करियर में करीब 4 से 5 जॉब चेंज की हैं, लेकिन मेरा एक बार एक इंटरव्यू था जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। मैं इतना नर्वस था कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मुझे कुछ याद आया जो मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। मैंने इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू किया और मैंने नोटिस किया कि वो आगे की तरफ झुका हुआ था और अपना सर हिला रहा था। ये एक अच्छा साइन था। इसका मतलब था कि वो मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहे थे। मैंने ये भी नोटिस किया कि वो स्माइल भी कर रहे थे। ये एक और अच्छा साइन था। इसका मतलब था कि वो मेरे बारे में पॉजिटिव फील कर रहे थे। इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज के बेस पर मैं रिलैक्स कर पाया और ज्यादा कॉन्फिडेंट इंटरव्यू दे पाया। और गेस व्हाट, मुझे वो जॉब मिल गई। आप क्या कहते हैं वो अक्सर आप कैसे कहते हैं उससे बहुत कम इम्पोर्टेंट होता है। सक्सेस के जरूरी रूल्स में से ये समझना कि बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस और बिहेवियर जैसे नॉन वर्बल सिग्नल्स को आप कैसे समझते हैं। इस बुक में नेवारो, जो नॉन वर्बल बिहेवियर को समझने के एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस स्टेटमेंट को अपने फायदे के लिए बदला या यूज किया जाए और लोगों के बिहेवियर को एक बुक की तरह रीड किया जाए कि वो नॉन वर्बली क्या कह रहे हैं। ये स्किल आपके मूड को अच्छी तरह से समझने, बिहेवियर को डिकोड करने, डिफिकल्टीज का अंदाजा लगाने, छिपे हुए नुकसान से बचने, बातचीत को इन्फ्लुएंस करने और अपने आसपास के लोगों के सीक्रेट मोटिवेशन को समझने की काबिलियत बढ़ाएगी। बुक को आसानी से समझने के लिए हमने इसके इम्पोर्टेंट लेसन्स को 5 पार्ट के 27 चैप्टर में डिवाइड किया है। इसलिए ये एक बुक समरी कम एक बॉडी लैंग्वेज कोर्स ज्यादा है। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमारे उस मिशन का हिस्सा बन पाएं जहां हमारा गोल किताबों के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलना है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम फीट और लेग्स के नॉन वर्बल साइंस के बारे में जानेंगे। जब पैर के डायरेक्शन सामने वाले इंसान से दूसरी तरफ शिफ्ट या दूर होने लगते हैं, हम उन चीजों की तरफ रुख करते हैं जो हमें पसंद है और जिनसे हम एग्री करते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। आप इस इंफॉर्मेशन का यूज ये देखने के लिए कर सकते हैं कि क्या दूसरे लोग आपको देखकर खुश हैं, पसंद करते हैं या वो चाहते हैं कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें। मान लीजिए कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे आप पहले मिल चुके हैं और अब आप उनके डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए आप उनके पास जाते हैं और हाय कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप श्योर नहीं है कि वो सच में आपका साथ चाहते हैं या नहीं। इसका पता लगाने के लिए उनके पैरों और ऊपर की बॉडी के बिहेवियर पर नजर रखें। अगर वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए अपने पैर अपनी बॉडी के साथ हिलाते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको वेलकम करना चाहते हैं। अगर वो आपका वेलकम करने के लिए अपने पैर नहीं हिलाते हैं बल्कि सिर्फ हेलो कहकर आपकी तरफ पीठ घुमा देते हैं तो वो अकेले रहना चाहते हैं। हम उन चीजों से मुंह मोड़ लेते हैं जो हमें पसंद नहीं है। कोर्टरूम के बिहेवियर की स्टडी से पता चलता है कि जब जूरी मेंबर्स को कोई विटनेस पसंद नहीं आता है तो वो अपने पैर नजदीकी एग्जिट की तरफ मोड़ लेते हैं। जूरी उन लोगों का ग्रुप होता है जिन्हें किसी क्राइम के बारे में फैक्ट्स को सुनने और ये डिसाइड करने के लिए आम जनता में से चुना जाता है कि आरोपी इंसान दोषी है या नहीं। जब कोई इंसान अपने पैर दूसरी तरफ मोड़ लेता है तो यह आमतौर पर अलग होने का साइन होता है। जहां वो प्रेजेंट में है वहां से खुद को दूर करने की इच्छा होती है। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप ध्यान दें कि वो धीरे धीरे या अचानक अपने पैर आपसे दूर कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो दूर जाना चाहते हैं।
ऐसा कई वजह से हो सकता है, जैसे उनको अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है और सच में वहाँ टाइम से पहुँचना है, या शायद आपने कोई ऐसी बात कह दी हो जो उसे पसंद ना हो या जिससे उसे ठेस पहुंची हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को देखते हुए अंदाजा लगाएं कि वो इंसान जाना क्यों चाहता है। ध्यान दें कि अगर कोई इंसान बैठा है और अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखता है तो ये बहुत ही क्लियर साइन है कि अपने मन में वो मीटिंग को खत्म करने और छुट्टी लेने के लिए तैयार है। इसमें आमतौर पर हाथों को घुटने के बल रखकर अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाया जाता है, या अगर वो इंसान कुर्सी पर बैठा है तो बॉडी के निचले हिस्से को कुर्सी के किनारे पर टिका देते हैं। दोनों ही तरह के सिग्नल का एक ही इरादा है। जब आप इन साइन पर ध्यान देते हैं, खासकर जब सामने वाला इंसान आपका सीनियर है, तो आपकी बातचीत खत्म करने का टाइम आ गया है। समझदार बने और देर ना करें। कंफर्टेबल या कैजुअल सोशल मीटिंग के दौरान हमारे पैर उस दूसरे इंसान को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसके साथ हम हैं। लविंग मोमेंट के दौरान इस कंफर्ट को दिखाने के लिए पैर टच करके एक दूसरे के साथ प्यार दिखाया जाता है। लविंग या कोर्टशिप मोमेंट के दौरान और स्पेशली बैठते टाइम एक फीमेल अक्सर अपने जूतों के साथ खेलती है, और जब वो अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल महसूस करती है तो जूतों को अपने पैर की उंगली पर लटकाती है। अगर फीमेल अनकंफर्टेबल महसूस करती है तो ये बिहेवियर इमीडिएटली बंद हो जाएगा। एक समझदार लवर के तौर पर आपको इस शू गेम बिहेवियर के बेस पर बहुत अच्छी तरह से पता चल सकता है कि चीजें कैसी चल रही हैं। इसके अलावा अगर लड़की आपको पसंद करती है तो आपके करीब आकर आपके पैर टच करने की कोशिश करती है। ये नॉन वर्बल बिहेवियर कहता है कि मुझे नोटिस करो। इसी के साथ जब लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो उनके पैर क्रॉस करने की डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर उनके बीच अच्छे रिलेशन है तो क्रॉस किया हुआ ऊपरी पैर दूसरे इंसान की तरफ इशारा करेगा। अगर किसी इंसान को अपने पार्टनर का कहा गया कोई टॉपिक पसंद नहीं है तो वो पैरों की पोजीशन बदल देगा ताकि थाई दोनों के बीच एक ऑब्स्टेकल बन जाए। इस तरह का ब्लॉकिंग बिहेवियर हमारी सेफ्टी करने वाले लिम्बिक ब्रेन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर दोनों लोगों के बैठने और पैरों को क्रॉस करने के तरीके एक जैसे हैं, तो दोनों के बीच अच्छा भरोसा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपने किसी पर पहला इंप्रेशन कैसा डाला है? क्या वो आपको शुरू से ही पसंद करते हैं या नहीं? इसका पता लगाने का एक तरीका है मूवमेंट एंड वेट। ये इस तरह से काम करता है। जब आप पहली बार लोगों से मिलते हैं तो फीट और लेग्स के बिहेवियर को चेक करना बहुत जरूरी होता है। इससे बहुत कुछ पता चलता है कि वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब आप पहली बार किसी से मिले तो उस इंसान से अपने कल्चर के हिसाब से हेलो करने के बाद अच्छी तरह से नजरें मिलाएं और फिर एक कदम पीछे हटकर देखें कि आगे क्या होता है। इन तीन में से एक चीज जरूर होगी, वो इंसान अपनी जगह पर रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो उसी दूरी पर कंफर्टेबल है। वो इंसान एक कदम पीछे हट जाएगा या थोड़ा दूर हो जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि उसे ज्यादा स्पेस की जरूरत है या वो आपके सामने खड़ा नहीं होना चाहता। वो आपके करीब एक कदम उठाएगा जिसका मतलब है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करता है। उसके बिहेवियर पर ऑब्जेक्ट ना करें, बल्कि इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ ये देखने के लिए करें कि वो सच में आपके बारे में कैसा महसूस करता है। अब दूसरे पार्ट में हम टॉर्सो, हिप्स, चेस्ट और शोल्डर के नॉन वर्बल साइंस के बारे में बात करेंगे। सोफे या कुर्सी पर थोड़ा साइड होकर बैठना डोमिनेंस का एक साइन है। यंग बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स से डांट और पिटाई के दौरान उस माहौल पर हावी होने के एक नॉन वर्बल तरीके से कुर्सी या बेंच पर पसर कर बैठ जाते हैं। ये बिहेवियर डिसरेस्पेक्टफुल है और पावर में बैठे लोगों के लिए इंडिफरेंस को शो करता है। ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसे अगर आप पावर में है तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा है जो हर बार डांटने या पिटाई के टाइम ऐसा करता है तो आपको तुरंत अपने बच्चे को ठीक से बैठने के लिए कहकर इस बिहेवियर को बेअसर करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरी जगह बिठाएं या उनके आसपास बैठ जाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे के ऐसी सिचुएशन में भी आपकी रिस्पेक्ट बनाए रखने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप बच्चे को इस तरह के डिसएग्रीमेंट के दौरान सामने बैठने की बजाय पीठ दिखाने या पसर कर बैठने की परमिशन देते हैं तो टाइम के साथ वो आपके लिए रिस्पेक्ट को खो सकते हैं और आपको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे बिहेवियर की परमिशन देकर आप कह रहे हैं मेरी डिसरिस्पेक्ट करना ठीक है। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने वर्क प्लेस पर भी इसी तरह अनफेयर तरीके से बिहेव करना जारी रख सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में जॉब पर बने रहने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस अथॉरिटी के लिए डिसरिस्पेक्ट को एक स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव नॉन वर्बल मैसेजेस भेजता है। हम इंसान कई दूसरे क्रिएचर जैसे लिजर्ड्स, बर्ड्स, डॉग्स और प्राइमेट्स की तरह रीजनल डोमिनेंस बनाने की कोशिश करते टाइम अपनी चेस्ट को फुला लेते हैं। दो लोगों को देखें जो एक दूसरे से नाराज हैं, वो गोरिल्ला की तरह अपनी चेस्ट फुलाएंगे। हालांकि जब हम दूसरों को ऐसा करते हुए देखते हैं तो ये लगभग हंसी वाला मोमेंट लग सकता है, लेकिन चेस्ट फूलने को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टडी से पता चलता है कि जब लोग किसी पर अटैक करने वाले होते हैं तो उनकी चेस्ट फूल जाती है। आप इसे स्कूल के मैदान में देखते होंगे जब बच्चे लड़ने वाले होते हैं। इसे प्रोफेशनल बॉक्सर के बीच भी देखा जा सकता है, जब वो किसी बड़ी फाइट से पहले एक दूसरे को उकसाने के लिए सीना तानकर अपनी जीत का दावा करते हैं।
आपने देखा होगा कभी कभी सड़क पर होने वाले झगड़ों में जब लोग सामने वाले पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं तो अपने शर्ट या टोपी जैसे कपड़े उतार देते हैं। किसी भी मामले में अगर आप किसी के साथ बहस में पड़ जाते हैं और वो टोपी, शर्ट या कपड़ों का दूसरा सामान उतार देता है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि झगड़ा होने ही वाला है। जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो चेस्ट में भारीपन या तेजी से एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन देखा जा सकता है। जब हमारा लिम्बिक सिस्टम कुछ चैलेंजिंग करने या लड़ाई करने के लिए तैयार होता है तो बॉडी या तो ज्यादा गहरी सांस लेकर या हाफ कर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है। स्ट्रेस इंसान की चेस्ट फूल जाती है क्योंकि लिम्बिक ब्रेन कहता है कोई परेशानी हो सकती है। अगर हमें अचानक भागना पड़े या लड़ना पड़े तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन को बढ़ा दे। जब आप किसी हेल्दी इंसान में इस तरह का नॉन वर्बल बिहेवियर देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो स्ट्रेस्ड है। पूरा और हल्का सा कंधा उचकाना बहुत मायने रखता है। जब बॉस किसी एम्प्लॉय से पूछते हैं कि आप इस कस्टमर की कंप्लेंट के बारे में कुछ जानते हैं और एम्प्लॉय आधे कंधे उचकाते हुए जवाब देते हैं नहीं, तो चांसेस हैं कि वो इस बारे में श्योर नहीं है। एक ऑनेस्ट और सच्चे रिस्पॉन्स में दोनों कंधे तेजी से और एक साथ ऊपर उठते हैं। जब लोग कॉन्फिडेंस से अपनी बात का सपोर्ट करते हैं तो वो पूरे कंधे उचकाते हैं। अगर आप देखते हैं कि किसी इंसान के कंधे सिर्फ थोड़े से ही ऊपर उठते हैं या अगर सिर्फ एक कंधा ऊपर उठता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान जो कह रहा है उसके बारे में वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वो सच कह रहा है या नहीं, या आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। बात करते टाइम उस इंसान से सावधान रहें जो किसी नेगेटिव इंसिडेंट पर रिस्पॉन्स करते टाइम अपनी बॉडी को इस तरह हिलाता है कि कंधे धीरे धीरे कानों की तरफ इस तरह उठने लगते हैं कि गर्दन गायब हो जाती है। इस बॉडी लैंग्वेज को शो करने वाला इंसान बेसिकली कछुए की तरह अपना सिर गायब करने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। आपने इसे बिजनेस मीटिंग में देखा होगा जब बॉस आते हैं और कहते हैं ठीक है बताइए आप में से हर कोई क्या कर रहा है। जैसे जैसे कमरे के चारों तरफ अलग अलग लोग प्राइड से अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, वही कम अचीवमेंट वाले एम्प्लॉय के कंधे अपने सिर को छिपाने के सबकॉन्शियस एफर्ट में ऊंचे और ऊंचे उठते जाएंगे। ये कछुए जैसा बिहेवियर फैमिलीज में भी दिखाई देता है। जब फादर कहते हैं ये जानकर मेरी फीलिंग्स को बहुत ठेस पहुंची है कि किसी ने मुझे बताए बिना मेरे पढ़ने का लैंप तोड़ दिया है। जैसे ही फादर अपने हर एक बच्चे को देखते हैं तो जो बच्चा नीचे की तरफ देखेगा और कंधे कानों की तरफ उठेंगे, इसका मतलब उससे लैंप टूट गया होगा। आप एक हारी हुई फुटबॉल टीम के लॉकर रूम में वापस जाते टाइम कमजोर कंधों के प्रेजेंस को भी देखेंगे। अब हम पार्ट 3 में आर्म्स के नॉन वर्बल साइंस के बारे में बात करेंगे। जब हम परेशान या डरे होते हैं तो अपने आर्म को हटा लेते हैं। जब हम घायल होते हैं, धमकाते हैं, मिसबिहेव करते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बाहें सीधे हमारी तरफ आ जाती हैं या वो हमारी छाती को क्रॉस करती हैं। ये जिंदा रहने की एक स्ट्रेटेजी है जो किसी रियल या पॉसिबल खतरे का एहसास होने पर इंसान को बचाने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए उस मदर को लीजिए जो अपने बेटे के बारे में स्ट्रेस रहती है, स्पेशली जब वो बड़े बच्चों के साथ खेलता है। वो अक्सर बाहों को क्रॉस करके अपने पेट पर मोड़ लेती है। वो बच्चे के खेल में इंटरफेयर करके उसे सिक्योर रखना चाहती है, लेकिन एक तरफ खड़ी हो जाती है और अपनी बाहों को पकड़कर खुद को रोक लेती है और उम्मीद करती है कि खेल किसी चोट के बिना आगे बढ़ेगा। जब दो लोग बहस करते हैं तो वो दोनों हाथ पीछे खींचने वाले बिहेवियर करते हैं। ये दोनों लोगों की एक सिक्योरिटी का सिंबल होता है। वो खुद को रोक रहे हैं क्योंकि अपने आर्म बाहर लाने, यार्म्स फैलाने को दूसरे पर हमला करने या घायल करने की कोशिश को माना जाता है, जिससे लड़ाई हो सकती है। हाथों के कुछ बिहेवियर ये मैसेज देते हैं, मेरे करीब मत आओ, मत छुओ। एग्जाम्पल के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स को कॉरिडोर से गुजरते हुए देखें। जब लोग अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखते हैं तो पहले वो कहते हैं मैं हाई स्टैंडर्ड का हूँ, दूसरा वो कह रहे हैं प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ। बाहों को पीठ के पीछे रखना एक क्लियर साइन है जिसका मतलब है करीब मत आओ, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। जैसे हर बार जब छोटा बच्चा गोद में आने के लिए तरसता है और उसकी माँ जब किसी काम में बिजी हो तो अपनी बाहों को पीठ के पीछे खींच लेती है। डोमिनेंस जताने वाले और अथॉरिटी की इमेज दिखाने के लिए यूज किए जाने वाले बिहेवियर को आर्म्स अकिम्बो कहा जाता है। इस नॉन वर्बल बिहेवियर में एक पर्सन अपने दोनों हाथों को वी पैटर्न में फैलाकर हाथों को हिप्स पर और अंगूठों को पीछे की तरफ रखता है। ड्रेस में पुलिस ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर्स को तब देखें जब वो एक दूसरे से बात कर रहे हों। वो लगभग हमेशा इसी पोजीशन में रहते हैं। हालांकि ये उनकी ऑफिशियल ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन पर्सनल रिलेशन में ये बिहेवियर अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता। इसलिए बिजनेस की दुनिया में आने के लिए सर्विस छोड़ने वाले मिलिट्री ऑफिसर्स को उस इमेज को नर्म करने की सलाह दी जाती है ताकि वो आम लोगों से नरमी के साथ पेश आएं। फीमेल्स के लिए आर्म्स अकिम्बो की अपनी स्पेशल जरूरत होती है।
उनके लिए ये एक पावरफुल नॉन वर्बल बिहेवियर है जिसका इस्तेमाल वो वर्क प्लेस या मीटिंग बोर्डरूम में आदमियों का सामना करते टाइम कर सकती हैं। ये एक फीमेल के लिए ये शो करने का एक इफेक्टिव तरीका है कि वो अपनी बात पर कायम है, श्योर है और डराए जाने के लिए तैयार नहीं है। अक्सर यंग फीमेल जब वर्क प्लेस में आती हैं, तो कुछ आदमी उन्हें नॉन वर्बली डराते हैं। ऐसे में ये बिहेवियर फीमेल्स को उस माहौल में डोमिनेंस बनाए रखने या कम से कम बराबरी रखने की पावर को दिखाने में हेल्प करता है। इस बिहेवियर को अपनाना या पहले इसका इस्तेमाल करना उन फीमेल्स के लिए एक जैसे मौके प्रोवाइड कर सकता है जो दूसरे तरीकों से खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती। आर्म्स अकेम्बो ये कहने का एक अच्छा तरीका है कि उस माहौल में कुछ इशू है, चीजें अच्छी नहीं है या मैं अपनी बात पर कायम हूँ। हुडिंग इफेक्ट ये बिहेवियर आर्म्स अकेम्बो की तरह अक्सर बिजनेस मीटिंग और दूसरे सोशल गैदरिंग के दौरान दिखा जा सकता है। जब एक इंसान पीछे झुकता है और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे जोड़ता है, ये बिहेवियर उस तरीके की याद दिलाता है जिसमें कोबरा अपने डोमिनेंस और पावर के बारे में दूसरे जानवरों को जताने के लिए हुड की तरह बन जाता है। ये हुडिंग इफेक्ट हमें सामने वाले से बड़ा दिखाता है और दूसरों को बताता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। इसे भी एक सीक्वेंस में करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए किसी मीटिंग के शुरू होने का इंतजार करते टाइम ऑफिस सुपरवाइजर हाथ आपस में जोड़कर सिर के पीछे रखकर और कोहनी बाहर करके दूसरों के मुकाबले अपनी ज्यादा पावर को दिखा सकते हैं, लेकिन जब बॉस रूम में आएंगे तो ये बिहेवियर बदल जाता है। अब उस एरिया में पावर का दावा करना उनसे ज्यादा पावरफुल लोगों के लिए है। इस तरह अब इस बिहेवियर को अपनाना बॉस का राइट है, जबकि बाकी सभी से उम्मीद की जाएगी कि वो रिस्पेक्ट जताते हुए अपने हाथ मेज पर लाएं। डोमिनेंट पोज अक्सर इंसान एक चीज पर जोर देने और उस हिस्से पर अपनी पावर का दावा करने के लिए इस डोमिनेंट पोज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बातचीत के दौरान अक्सर तब होता है जहां लोग किसी मुद्दे पर डिसएग्री होते हैं। ऑथर न्यूयॉर्क में एक स्टे के दौरान हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसमें एक होटल का मेहमान अपने हाथों को अपनी बॉडी के करीब रखते हुए फ्रंट डेस्क पर आया और ड्यूटी पर मौजूद क्लर्क से हेल्प मांगी। जब उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया तो गेस्ट ने अपनी रिक्वेस्ट को एक डोमिनेंट ऑर्डर में बदल दिया और उसकी बाहें भी बदलकर दूर दूर तक फैलती गई और ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर डोमिनेट करने की कोशिश करती रही। ये बिहेवियर डोमिनेंट बनने और किसी इंसान पर अपने नजरिए को मनवाने का एक पावरफुल तरीका है। कोर्टशिप या लिविंग बिहेवियर में आदमी अक्सर अपनी डेटिंग पार्टनर पर हाथ रखता है, खासकर जब ऐसा मौका होता है कि दूसरा लड़का उसकी पार्टनर को देखने के लिए कोशिश कर रहा हो। इसके अलावा वो अपनी पार्टनर के हाथ के पिछले हिस्से पर एक हाथ लगाएगा और उसे चारों तरफ से छूता है ताकि ये दिखा सके कि ये सिर्फ मेरी है और कोई भी इस पर दावा नहीं कर सकता। आर्म के लविंग बिहेवियर का एक और एग्जाम्पल है कि जब एक कपल एक टेबल पर एक साथ बैठते हैं तो वो अपने आर्म को एक दूसरे के बगल में जितना हो सके उतना करीब रखते हैं। हमारी आर्म्स में बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए हाथ छूने से सेंसुअल प्लेजर मिलता है। यहाँ तक कि हमारी आर्म्स पर एक दूसरे के बालों को टच करने या कपड़ों के जरिए छूने से भी सेंसुअल प्लेजर मिलने लगता है। इसलिए जब हम अपनी आर्म्स को किसी और के पास रखते हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम क्लियरली ये शो करता है कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं और दूसरे इंसान को आपको फिजिकली टच करने की परमिशन है। इसका दूसरा पहलू ये है कि हम अपने पार्टनर की बाहों के आसपास अपनी बाहें तब हटा लेते हैं जब एक दूसरे से किसी बात को लेकर गुस्सा हो या बात दोनों के झगड़े की तरफ जा रही हो, या जब वो इंसान जिसके साथ हम बैठे हैं, चाहे वो डेट पर हो या कोई अजनबी, हमें अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा हो। अब पार्ट 4 में हम हैंड्स और फिंगर्स के नॉन वर्बल साइंस के बारे में बात करेंगे। कोई भी गीला हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, इसलिए अगर आपके हाथ दूसरों से मिलते टाइम पसीने से तर हो जाते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट लोग जैसे फ्यूचर एम्प्लॉयर, फ्यूचर इन लॉज या आपकी हेल्प करने वाले लोग, तो इनसे हाथ मिलाने से पहले अपने हाथ को सुखा लें। हाथों में पसीना न सिर्फ तब आता है जब हम बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, बल्कि ये तब भी आता है जब हम घबराए हुए या स्ट्रेस में होते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके हाथ पसीने से तर हैं, तो आप मान सकते हैं कि वो स्ट्रेस में है, क्योंकि लिम्बिक स्टिमुलेशन के कारण पसीना आता है। इस मौके का इस्तेमाल आपसी बातचीत के वो हिस्से जीतने के लिए करें जो आपके फेवर में हो सकते हैं। इसी के साथ उस इंसान को शांत करने में हेल्प करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं उसे करें। स्ट्रेस होने पर लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराना ज्यादा ईमानदार, इफेक्टिव और सफल बातचीत करने का सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलती से ये मानते हैं कि अगर आपकी हथेलियों में पसीना आता है तो आप झूठ बोल रहे होंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। नर्वस सिस्टम का वही हिस्सा जो लिम्बिक फ्रीज, कुछ डेंजरस करने या लड़ाई के टाइम एक्टिवेट होता है, वही हमारी पसीने की ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। इसलिए किसी नए इंसान से मिलने जैसी आम बात भी हाथों में पसीने का कारण बन सकती है। इसलिए इस इवेंट को धोखे के साइन के रूप में ना लें। लगभग 5% पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा पसीना आता है और लगातार पसीना आने से हथेलियां अनकंफर्टेबल तरह से पसीने में तर हो जाती हैं। पसीने से तर हथेलियां धोखे का साइन नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस या कुछ मामलों में जेनेटिक डिसऑर्डर का साइन है। इसलिए गीले हाथों के रीजन का अंदाजा लगाते टाइम इसका ध्यान रखें और दूसरों से अपने हाथ सुखाकर मिलाएं।
थम्स अप करना हमेशा हाई कॉन्फिडेंस का एक नॉन वर्बल साइन है। दिलचस्प बात यह है कि इसका रिलेशन हाई स्टेटस से भी है। 35th यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की तस्वीरें देखें और ध्यान दें तो आप पाएंगे कि वो अपनी कोट की जेब में हाथ रखते थे और ज्यादातर टाइम अंगूठे बाहर निकालते थे। इसके अलावा लॉयर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स को आपने अक्सर अपने अंगूठे हवा में ऊपर उठाकर अपने लेपल्स को एक साथ पकड़ते हुए देखा होगा। फैशन इंडस्ट्री में अपने कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए फीमेल्स हमेशा कम से कम एक हाथ से अपना कॉलर पकड़े हुए या अंगूठे को हवा में रखते हुए तस्वीरें खिंचवाती हैं। इस तरीके को कंपनी की मार्केटिंग टीम भी मानती है कि थम्स अप एक हाई कॉन्फिडेंस या हाई स्टेटस का साइन है। इसलिए आपने कुछ कंपनी के एड्स में भी इसे नोटिस किया होगा। जब लोग थंब को ऊंचा उठाते हैं तो ये साइन है कि वो अपने थॉट्स या प्रेजेंट सिचुएशन में कॉन्फिडेंट है। ये देखा गया है कि जो लोग अंगूठे को थम्स अप पोजीशन की तरह दिखाते हैं वो आमतौर पर अपने आसपास के माहौल के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं। वो लोग चीजों के बारे में सोचने, एनालाइज करने और डिसीजन लेने में तेज होते हैं। अगली बार जब इस तरह से किसी को दिखे तो ध्यान दें। जब वो ऐसा करते हैं तो कुछ पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। लो कॉन्फिडेंस की फीलिंग तब आती है जब कोई इंसान आमतौर पर अपने अंगूठे को अपनी जेब में रखता है और उंगलियों को बगल में लटका देता है। ये साइन कहता है मैं अपने बारे में डाउटफुल हूँ। टीम लीडर काम या सोशल मीटिंग के टाइम इस बिहेवियर को शो नहीं करते। एक हाई स्टेटस या हाई कॉन्फिडेंस वाला इंसान अगर लापरवाही से आराम कर रहा है तो वो इस टाइम में ये बिहेवियर दिखा सकता है, लेकिन जब वो अपने एक्टिव मोड में हो तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अंगूठे का ये साइन इतना एक्यूरेट है कि आपको काफी अच्छी तरह से ये अंदाजा लगाने में हेल्प मिल सकती है कि कौन आपके बारे में अच्छा महसूस कर रहा है और कौन अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए 4 लड़के एक डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जब एक ऑडियंस ने उनकी डांस में कोई गलती बताई तो अंगूठे उनकी जेब में चले गए। इस तरह के अंगूठे का जेब में जाना एक गुस्से में खड़ी माँ के सामने खड़े बच्चे की याद दिलाता है। ये बिहेवियर बताता है कि सामने वाला इंसान बहुत तेजी से हाई कॉन्फिडेंस से लो कॉन्फिडेंस में चला गया है। रिसर्च ये शो करती है कि झूठे लोग ईमानदार लोगों के कंपैरिजन में कम इशारे करते हैं, कम छूते हैं और अपने हाथ पैर कम हिलाते हैं। ये लिम्बिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। किसी खतरे के सामने उस मामले में झूठ का पता चलने पर हम कम हिलते हैं या रुक जाते हैं ताकि ध्यान हमारी तरफ न आए। बातचीत के दौरान ये बिहेवियर अक्सर काफी ध्यान देने लायक होता है, क्योंकि झूठ बोलते टाइम इंसान की बाहें बहुत सिकुड़ जाती हैं और सच बोलते टाइम एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए ऐसे बदलाव थिंकिंग ब्रेन की बजाय लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। इसमें आपको सामने वाले के वर्ड से ज्यादा उसके बिहेवियर से अंदाजा लग जाता है कि वो सच कह रहे हैं या नहीं। इसलिए हाथ और बाजुओं की उन एक्टिविटीज पर ध्यान दें जो अचानक से रोक दी गई हों। वो उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। अगर ये नॉर्मली मूव करती हैं तो इसका मतलब है कि वो सच कह रहे हैं। अगर ये अचानक से रोक दी जाती हैं तो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोग किसी इंपॉर्टेंट कमेंट, इंसिडेंट या अपने आसपास के माहौल में बदलाव के जवाब में अपने हाथ मरोड़ते हैं और अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हैं तो यह आमतौर पर स्ट्रेस या कम सेल्फ कॉन्फिडेंस का साइन है। दुनिया भर के लोगों में देखे जाने वाला ये नॉर्मल साइन बताता है कि सामने वाला इंसान नर्वस फील कर रहा है। एक इंसान जो कंफ्यूजन में है, कुछ हद तक कम कॉन्फिडेंट या कम स्ट्रेस में है, वो सिर्फ अपने हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा रगड़ेगा। अगर सिचुएशन और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है या अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल लगातार गिरता रहता है तो अचानक उंगली से हथेली का सॉफ्ट टच आपस में जुड़ी हुई उंगलियों से ज्यादा फ्रिक्शन में बदल जाता है। जब लोग बोलते टाइम अपनी गर्दन पर या कहीं भी छूते हैं वो लोग नॉर्मल से कम सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करते हैं या स्ट्रेस दूर कर रहे होते हैं। स्ट्रेस के टाइम गर्दन के हिस्से, गले या ऊपरी हिस्से को ढकना एक नेचुरल और मजबूत साइन है कि दिमाग एक्टिवली कुछ ऐसा सोच रहा है जो धमकी देने वाला, ऑब्जेक्शनेबल, परेशान करने वाला, सस्पिशियस या इमोशनल है। इसका धोखे से पूरी तरह से कोई लेने देना नहीं है। ऑथर जब FBI एजेंट थे तो एक कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर एक दोस्त के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी एक फीमेल असिस्टेंट अपनी गर्दन पर पिंपल को छूती हुई दूसरे हाथ से सेल फोन को पकड़े हुए बाहर निकली। ऑथर को कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए जब सेल फोन पर फीमेल अपनी कॉल को खत्म किया तो ऑथर ने उससे जाकर पूछा। पता चला कि उसके एक बच्चे को स्कूल में तेज बुखार आ गया था और जल्द से जल्द घर जाने की जरूरत थी। गर्दन को छूना उन बिहेवियर में से एक है जो इतना भरोसेमंद और एक्यूरेट है कि आपको अपने करीबी लोगों के साथ इसका ध्यान रखना चाहिए। पार्ट 5 में हम फेस के नॉन वर्बल साइंस को समझेंगे। स्टडी से ये बात साबित हुई है कि इंसानों में फेक और जेन्युइन दोनों तरह की स्माइल होती है। फेक स्माइल का इस्तेमाल लगभग उन लोगों के साथ किया जाता है जो हमारे करीब नहीं है, जबकि जेन्युइन स्माइल उन लोगों के लिए होती है जिनकी हम सच में परवाह करते हैं। एक जेन्युइन स्माइल 2 मसल्स के एक्शन के कारण होती है। जिगोमेटिकस मेजर जो मुंह के कोने से गाल की हड्डी तक फैली होती है और ऑर्बिकुलिस ओकुली जो आंख को घेरती है। एक साथ काम करते टाइम ये मुंह के कोनों को ऊपर खींचते हैं और आंखों के बाहरी किनारों को सिकोड़ते हैं, जिससे ऑनेस्ट स्माइल आती है। जब हम पब्लिक में फेक स्माइल दिखाते हैं तो रिसोरेस नाम की मसल के इस्तेमाल से होठ का कोना
साइड की तरफ खिंच जाता है। जब बायलेटरली इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये मुंह के कोनों को साइड में खींचते हैं, लेकिन उन्हें ऊपर की तरफ नहीं उठा सकते, जैसा कि जेन्युइन स्माइल में होता है। जब लोग कुछ ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है कि वो गलत है, तो वो शर्मा जाते हैं। दूसरी वो शर्माहट होती है जो तब होती है जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है लेकिन नहीं चाहता कि उसको पता चले। जब यंग लोग किसी के लिए सीक्रेट प्यार को अपने दिल में रखते हैं, वो अक्सर उस इंसान के करीब आने पर शर्मा जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बुक की कंप्लीट समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ ये भी बताएं कि किस बुक की समरी आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। यह वीडियो रीडर्स बुक क्लब का है। एक शरीर की भाषा का महत्व। शरीर की भाषा आपके शब्दों से अधिक प्रभाव डालती है। यह हमारे सच्चे विचार और भावनाओं को दर्शाती है। दो पैरों और टांगों की भाषा। पैर और टांगें आपकी वास्तविक भावनाओं को दर्शाती हैं, जैसे बेचैनी या आत्मविश्वास। ये ध्यान केंद्रित करने वाले या बचने वाले संकेत दे सकते हैं। तीन हाथों और हथेलियों का व्यवहार। खुले हाथ ईमानदारी और विश्वास दिखाते हैं, जबकि बंद हाथ या मुट्ठी संदेह या बचाव की स्थिति को दर्शाते हैं। चार आंखों की भाषा। आंखें सचमुच भावनाओं की खिड़की होती हैं। आंखों का संपर्क, पलक झपकाना या आंखों का इधर उधर घूमना महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। 5 चेहरे के भाव। चेहरे के छोटे छोटे भाव हमारे सच्चे विचार प्रकट कर सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये अनजाने में होते हैं। 6 शरीर की मुद्रा। आपकी मुद्रा ये दर्शाती है कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं या नहीं। झुका हुआ शरीर, कमजोरी और झुका हुआ सिर आत्मसंकोच का संकेत हो सकता है। 7 छूने की प्रकृति। जब लोग अपनी गर्दन, चेहरे या बालों को छूते हैं तो यह अक्सर चिंता, असुरक्षा या झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। 8 आसपास के स्थान का उपयोग। किसी व्यक्ति के आसपास के स्थान पर उनका नियंत्रण या उससे दूरी बनाए रखना उनके आत्मविश्वास और तनाव के स्तर को प्रकट करता है। 9 ताकत और प्रभाव का प्रदर्शन। कुछ हाव भाव जैसे कि ऊंची ठुड्डी, सीधे कंधे और विस्तार से बैठना या खड़े होना शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाते हैं। 10 झूठ को पहचानना। झूठ को पहचानने के लिए शरीर की छोटी छोटी गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी होता है।